तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि आरबीआई का एक्चुअली जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डीएसआईएम का पोस्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, जिसका एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया था। अभी अराउंड अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो इस साल भी एक बैच हम चला रहे हैं किसी और दूसरे कोचिंग के साथ। आईएमएक्स भी है ना, उसमें सर्च करोगे उसके साथ आपके वीडियोज़ में डिटेल मिल जाएगा। एंड दूसरा अभी हम लोग है ना, तो बाकी 2026 के लिए बैच हम लोग लेट लेके आएंगे। जैसे एग्ज़ाम के बाद में भी मुझे लगता है कि मैं नवंबर या जनवरी से, आई थिंक 1 जनवरी 2026 से हम लोग आरबीआई के लिए 2026 में जो नोटिफिकेशन आएगा इस समय उसके लिए बैच लेके आएंगे, जिसमें आरबीआई का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स। हालांकि मार्केट में तो है नहीं प्रीवियस ईयर ऑफिशियली, बट जो भी अनऑफिशियल अवेलेबल है वो सॉल्व करवाएंगे। एंड फिर आपका जो मेनली है कि मॉक टेस्ट उस पर बेस्ड आपको मिलेगा, है ना, और यही मेनली डिस्कशन होगा, डाउट डिस्कशन। तो ये रहेगा, वो हम जनवरी में स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी से आरबीआई 2026 के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए बता देता हूँ कि ये अभी चल रहा है हमारा एक बैच ऑलरेडी, यू कैन ज्वाइन 2025 के लिए। तो ये है टोटल वैकेंसीज, मेनली हमारे लिए डीएसआईएम का कोर्स है, इसमें टोटल 20 वैकेंसीज हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में आप देख सकते हो। ये आप गूगल करके डाउनलोड कर सकते हो, मैंने यहीं से डाउनलोड किया, आप देखोगे। तो मैंने जस्ट गूगल किया आरबीआई डिटेल्ड नोटिफिकेशन 2025 डीएसआईएम, तो ये पहला आ गया, इसको खोला मैंने, तो ये मुझे मिल गया। ठीक है, अब इसमें सारा आपको डिटेल है, आप पढ़िए, मैं कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो मेनली हम लोग डीएसआईएम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं सर्च कर लेता हूँ। तो इसमें जो है आप देखेंगे डीएसआईएम, तो डीएसआईएम के लिए जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम है 19 अक्टूबर को है, फेज़ 2 का एग्ज़ाम जिसमें पेपर 2 और 3 होगा और 7 दिसंबर को है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसलिए जनवरी में जो 25 में बच्चे अपियर होंगे, तो 26 में जो अपियर होना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी जॉब है। इसमें अराउंड मेरा एक दोस्त है अभी, जिससे मैं पूछा था, तो उसने बताया 1.5 लाख रुपये पर मंथ है, आई थिंक विदाउट अलाउंस। मतलब ये मास्टर्स लेवल का जॉब है। तो इसमें आपको एक तो रिपोर्टेशन बहुत अच्छा है, आरबीआई रिजर्व बैंक में आप एज अ मैनेजर या एज अ ऑफिसर काम कर रहे हो, नॉट मैनेजर सॉरी, एज ऑफिसर आप काम कर रहे हो। वहाँ पे आपका काम मेनली डाटा एनालिसिस टाइप का होता है, जो है ना स्टैटिस्टिक या डेटा साइंटिस्ट टाइप के जो कॉर्पोरेट में रोल्स हैं, तो उस तरह के रोल्स आपको आरबीआई के लिए करना है। तो इसमें बहुत हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब है ये। ठीक है, तो रिजर्व बैंक में है और आपको इसमें अराउंड 1.5 लाख रुपये पर मंथ ये है। आई थिंक अभी उसके बाद अलाउंसेस थोड़े अलग हैं, तो ये बहुत अच्छा जॉब, आप सोच सकते हो एंट्री लेवल पे आपको 1.5 लाख रुपये पर मंथ मिलेगा। ये मैं बता रहा हूँ, जो मेरा दोस्त रिसेंटली बताया, जो अभी लास्ट ईयर ज्वाइन किया आरबीआई इसी पोस्ट में। ठीक है, तो बाकी ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है, नेशनलिटी देख सकते हैं आप। फिर बाकी एज लिमिट अराउंड 20 to 30 रहता है ना, 21 to 30 इसका एज लिमिट है। लेकिन जो जो जिन लोगों के पास एमफिल की डिग्री है उनके लिए 2 साल का रिलैक्सेशन है, जिनके पास पीएचडी की डिग्री है उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और प्लस इसमें प्रेफरेंस रहता है, पीएचडी कैंडिडेट को दिया जाता है, मतलब ऐसा ये कहता है एडवर्टाइजमेंट में। बट जो लोग मैं जानता हूँ, कई लोगों को जो मेरे जूनियर्स रहे हैं जो ज्वाइन किए हैं, वो सब एमएससी किए हुए थे ओनली। तो बाकी ये सब डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी और ये सब का। बाकी मैं सीधा सर्च कर लेता हूँ, तो इतना, ये तो एग्ज़ाम का डेट का बता ही दिया है ना। फिर ये जो बता रहा है ना कि फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डीएसआईएम कैडर कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री, तो यहाँ बैचलर डिग्री वाले एलिजिबल नहीं है, मास्टर डिग्री वाले एलिजिबल है। मास्टर डिग्री विथ रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस एट रिकॉग्नाइज्ड इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विल बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन इन अपर एज। तो ये बता रहा है क्या ना, एक्सटेंड अप टू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सच एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। तो ये आगे बताएगा स्पेसिफिकली कि एमफिल वालों को 2 साल और पीएचडी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप ये डाउनलोड करो नोटिफिकेशन गूगल करके, एंड देन रीड लाइन बाय लाइन टू गेट, है ना, डिटेल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बाकी आप पढ़िए, है ना। जैसे मेनली है कि हम डीएसआईएम के लिए क्वालिटी, अगर ये देख लें हम लोग कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो मेनली हम डीएसआईएम की बात कर रहे हैं, तो डीएसआईएम में आ जाते हैं। तो ये डीईपीआर है, डीएसआईएम आगे होगा, ये है डीएसआईएम का। तो पहला है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑल सेमेस्टर या ईयर्स, एंड इक्विवेलेंट ग्रेड CGPA in statistics, mathematics, mathematical science, applied statistics, quantitative economics, economics, informatics या any other related branches of this area from recognized Indian या foreign university। ठीक है, या मास्टर डिग्री मिनिमम 55% मार्क्स तो इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर, इक्विवेलेंट से डेटा साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स और एनी अदर रिलेटेड ब्रांचेस ऑफ दिस एरिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, या 4 ईयर बैचलर डिग्री हो विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन ऑल सेमेस्टर, इक्विवेलेंट दिस इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिटी इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स में ना,
इन्फॉर्मेटिक्स, डेटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स और एनी अदर रिलेटेड ब्रांचेस। ठीक है, तो ये आपके पास एलिजिबिलिटी है। बाकी डिजायरेबल में आप देखोगे तो कैंडिडेट विद डॉक्टरल इन टॉपिक्स रिलेटेड टू एबव सब्जेक्ट विल बी गिवन प्रेफरेंस। जिनका आप PhD है और ऊपर वाला जो सब्जेक्ट लिखा है स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, AI इससे रिलेटेड है ना, या इन्फॉर्मेट ना, जो भी सब्जेक्ट का नाम पढ़ा मैंने अभी उससे रिलेटेड अगर है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा ही कह रहे हैं। रिसर्च और टीचिंग एक्सपीरियंस एंड द पब्लिकेशन इन द स्टैंडर्ड जर्नल विल बी कंसीडर्ड एज एन एडिशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से है। MPhil वालों को 2 साल का रिलैक्सेशन, PhD वालों को 4 साल का रिलैक्सेशन। 4 साल का है, ओके। कैंडिडेट प्रोसेसिंग MPhil एंड PhD क्वालिफिकेशन इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल बी गिवन एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट 2 years एंड 4 अच्छा 4 years। मतलब MPhil वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन होगा और PhD वालों को 4 साल का, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये DSIM में है ना, इस तरह से है। बाकी ये आप पढ़ सकते हैं और चीज़ें, ओके। बाकी ये जिनका CGPA है, अगर कन्वर्जन रूल आई थिंक यूनिवर्सिटी का होता है, नहीं होगा तो इस तरह से कंसिडर किया जाएगा कि CGPA अगर आपका 6.75 है तो 60% माना जाएगा, 6.25 में 55%, 5.75 में 50% माना जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं? कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी या EWS who have already appeared 6 times for phase 1 examination for this post in the past are not eligible to apply। तो मतलब मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं इसके लिए, ये है। नो सच रेस्ट्रिक्शन अप्लाइज टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC PWBD कैटेगरी। ठीक है, इफ पोस्ट आर रिजर्व फॉर देम। तो मतलब ये जनरल वालों के लिए 6 अटेम्प्ट फिक्स है। बाकी कहता है कि जनरल में नहीं, हाँ, तो हमें बाकी हेल्प फैसिलिटी पीछे था, तो आपको और कुछ हेल्प चाहिए तो ये जाके यहाँ पे आप इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन फिलिंग ऑफ द फॉर्म, पेमेंट ऑफ फीस, इंटीमेशन चार्जेस और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, क्वेरीज मे बी मेड थ्रू दिस लिंक। इस लिंक के थ्रू आप वहाँ पे जाके अपने क्वेरीज रेज कर सकते हो, तो उनको आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन RBI ऑफिसर इन ग्रेड B डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कौन सा वाला है आपका? 3 अलग अलग पोस्ट है यहाँ पे, जनरल, TEPR, DSIM, PY 2000 पैनल ईयर 2025। ठीक है, ये आपको लिखना है। बाकी मोबाइल फ़ोन ये सब अलाउड नहीं है आई थिंक, है ना। स्क्रीन पे कैलकुलेटर होगा, तो ऐसा ये कह रहा है, आप पढ़ सकते हैं बाकी डिटेल में। पे स्केल क्या है? जैसे पे स्केल अगर आप देखेंगे ऐसे, तो ये बता रहा है कि पे स्केल क्या होगा गवर्नमेंट के हिसाब से। देखो पे स्केल अलग है, जैसे मान लो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इनिशियल सैलरी जनरली विदाउट एक्सपीरियंस रहता है 57,700। तो ये ग्रेड पे होता है, ये पे स्केल होता है। लेकिन 57,700 बेसिक पे है। फिर TA, DA, HRA और बहुत सारे अलाउंसेस मिला के जो सैलरी मिलती है अराउंड 1 लाख मिलती है। जैसे कहीं आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट में लिखा रहता है कि बेसिक पे रहेगा 57,700, तो आप ये समझो 57,700 बेसिक पे एक्चुअल सैलरी बनती है 90,000 से 1 लाख के बीच, एक्चुअल सैलरी जो बनती है। ठीक है ना, तो वैसे यहाँ पे है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ड्रॉ स्टार्टिंग बेसिक पे। अब ये बेसिक पे 58,450 है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 57,700 का, तो उस पर 1 लाख के आसपास सैलरी बनता है लगभग। तो आप ऐसे अंदाजा लगा लो 78,000 पे कितना बनेगा, है ना, तो उसके अराउंड देख सकते हो आप। तो ये है, ये बेसिक पे रहेगा। फिर उसके बाद अलाउंसेस अलग रहते हैं, तो इस तरह से रहेगा। एंड पे स्केल ऑफ पर मंथ इन द पे स्केल ऑफ 78,480 टू दिस जो भी है ना, तो 1,14,900 दिस एंड दिस टू जो भी है। तो इस तरह बता रहा है कि ये इस तरह से आपका पे इंक्रीज होता रहेगा। बेसिक पे 78,450 से स्टार्ट करोगे, प्रमोशन के बाद आई थिंक 1,14,000 होगा, फिर 1,23,000 होगा, उसके बाद 1,41,000 होगा। ये आई थिंक 16 साल सर्विस के बाद ऐसा कुछ होगा, बेसिक पे इतना होगा, जैसा मुझे समझ आ रहा है। मैं भी अब देखना ठीक से, तो है ना, तो ये आपको बता रहा है। एंड दे विल ऑल्सो आई थिंक, तो ये जो 1.5 लाख मुझे बताया गया था किसी तरह, वो सब मिला के है, फिर इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस, है ना, अराउंड 1.5 लाख रुपए उसके। जैसे मैंने 57,700 पे स्केल है, तो सारा मिला के अलाउंसेस मिला के 1 लाख के करीब बनता है। तो ऐसे 78,000 है, तो अराउंड 1.5 लाख के करीब सब मिला के बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस TA, DA, HRA सब मिला के आपको 1.5 लाख के करीब मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना। HRA यहाँ पे ये लिखा तो है यहाँ पे, ये देखिए आपको बता ही रखा है, जो मैं लिख रहा था ना एग्जैक्टली। ये कह रहा है कि जो मैं कह रहा था आपको, है ना, एट प्रेजेंट, तो आगे पढ़ देते हैं क्या ही है।
तो एक बार देखते हैं ना, ग्रेड एंड दे विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर स्पेशल अलाउंस, ग्रेड अलाउंस है ना। तो ये हो गया स्पेशल अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, डेयरलेस अलाउंस, लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस, learning allowance, house rent allowance as per rules in force from time to time. At present initial monthly gross enumeration विदाउट HRA, अच्छा विदाउट HRA यही देखो 1,50,374, तो इसने डिटेल में लिख दिया है कि आपकी जो सैलरी है 1,50,374 रुपये रहेगी, इनिशियल सैलरी रहेगी मंथली इतना, बिना HRA के। HRA 15% इसका और जोड़ लो, अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर लोगे तो आपको अकाउंट में 1,50,374 मिलेगा। अगर आप नहीं लेते हो उन गवर्नमेंट क्वार्टर तो आपको 15% इसका अलग से मिलेगा, तो 15% लगा लो है ना, तो आपको समझ आ जाएगा। सो अराउंड 15,000, 7,000, 22,000 आप और जोड़ लो। तो अगर मैं बोलूं कि आप अगर रेंट मतलब नहीं लेते हो गवर्नमेंट क्वार्टर तो आपकी सैलरी अराउंड 1,75,000 के आसपास होगी, ठीक है, 2.25 रुपये अराउंड, ठीक है। सो द HRA ऑफ द 15% विल पेड इफ अकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द बैंक, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप और डिटेल में देखो क्या प्रमोशन का रूल रहेगा, आप देख सकते हो। कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट इन ग्रेड बी जनरल स्ट्रीम विल ज्वाइन, है ना, जनरल कैडर, एंड कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड बी DR DSIM स्ट्रीम विल ज्वाइन DSIM कैडर, अपने कैडर ज्वाइन करोगे तो उसके हिसाब से प्रमोशन होता रहेगा टाइम बाई टाइम, मुझे लगता है। बाकी एग्जाम सेंटर और ये सब बता रखा होगा। तो ठीक है, हम शुरू में आई थिंक वापस शुरू में आ गया था, हाउ टू अप्लाई। तो ये वेबसाइट है इनका, यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन का डेट है सितंबर 10 to 30, तो 10 सितंबर से 30 सितंबर तक का डेट है, ठीक है। एंड स्कीम ऑफ सिलेक्शन है, ये सब बता रखा था, मुझे लगता है कि ना ढंग से पढ़िए। और ये जैसे बता रहा ना कि मान लो ये रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब रिक्वायरमेंट, प्राइमरी टू अंडरटेक द इकोनॉमिक एनालिसिस एंड रिसर्च एंड द कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी फॉर्मुलेशन अपार्ट फ्रॉम द कंपाइलेशन ऑफ डेटा रिलेटेड टू सिलेक्टेड सेक्टर्स, ठीक है। ये सब पढ़िए कि क्या काम है, मतलब क्योंकि बहुत लंबा है ना, मुझे 50-54 पेज का नोटिफिकेशन है, तो मैं एक पेज पढ़ूंगा 3-4 घंटे का वीडियो बनेगा, ठीक है। तो आप बाकी पढ़िए, ये सिलेबस है। तो ये आप ढंग से देखिए, इसमें DSI में क्या क्या सिलेबस है ना, तो उसके हिसाब से। बाकी जो DSI वाले का काम क्या होता है, तो ये काम है इसका कि द रोल इन्वॉल्व्स कलेक्शन, कंपाइलेशन, एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा रिलेटेड टू बैंकिंग, कॉर्पोरेट एंड एक्सटर्नल सेक्टर्स विथ अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस्ड statistical and economic technique for modeling and the forecasting key microeconomic indicators such as inflation and growth. This includes the cost of classical and Bayesian inference method, high dimensional regression techniques, time series methods. तो ये सब सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। and simulation based method. The job requires conducting policy relevant analysis studies, designing and executing complex sample surveys, and understanding theoretical foundation of economic statistic, index number construction, and inequality measurements. Candidates are expected to manage large scale structured and unstructured data sets using various database, develop, maintain, optimize queries from data integration, queries for data integration, and reporting, and contribute to the maintenance and the advancement of the technology driven centralized reporting system and data warehouse. The role also calls for the application for the data science, artificial intelligence, machine learning technique to extract insight from the voluminous data sets, a solid graphs of optimization technique, a statistical coding logic, and the microeconomics, along with the ability to intuitively interpret and communicate empirical results for the operational and policy used by the Reserve Bank. तो ये आपका टोटल है ना, ये जॉब रिक्वायरमेंट है DSIM का, कि DSIM में काम क्या होता है। तो ये आपको बताया कि जॉब रिक्वायरमेंट ये है, तो आप इसके हिसाब से आपको समझ आएगा कि किस किस सब्जेक्ट में आपको अच्छी पकड़ होना चाहिए, क्या क्या आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है। ये सब इंटरव्यू में, मेनली रिटन टेस्ट में तो होगा, इंटरव्यू में भी आपको ये चेक किया जाएगा। क्या सिलेक्शन है, तो ये एग्ज़ाम का है ना, कि जो पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप स्टैटिस्टिक्स का होगा उस 19 अक्टूबर को होगा, और पेपर 2 और 3 जो 7 दिसंबर को होगा, है ना, ये है। तो आपका पेपर 1 2 घंटे का है, 100 मार्क्स का है, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा 3 घंटे का है, 100 मार्क्स का है, पेपर 3 इंग्लिश का होगा डिस्क्रिप्टिव में, इसमें 90 मिनट्स का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये 3 पेपर आपको देने हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 स्टैटिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव, पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्टिव, पेपर 3 इंग्लिश सब्जेक्टिव,
ठीक है, तो ये रहेगा आपके पास टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम है। इसके बेस पे आपका रिटर्न का रिजल्ट होगा, रिटर्न के बाद इंटरव्यू होगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, सो ये है बाकी सिलेबस देख लीजिए। तो सिलेबस जो है बाकी यहाँ ना लिखा हुआ है कि क्या क्या है, ये सब आप पढ़िए ठीक से, आपको थोड़ा समझ आएगा। सिलेक्शन का क्या है, ये सिलेबस है ना। फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेसिस ऑन परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड इंटरव्यू टेकन टुगेदर। इंटरव्यू विल बी ऑफ 75 मार्क्स। तो 300 मार्क्स का आपका रिटर्न हो गया, 75 मार्क्स का इंटरव्यू है। ठीक है, कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। तो ये है आपके पास। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो पर्सनैलिटी असेसमेंट कंडक्टेड बाय द बैंक बिफोर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू। उसके पहले पर्सनैलिटी असेसमेंट होगा इंटरव्यू के पहले। अच्छा, नो मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर द सेम एंड इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया। जस्ट एक है ना वैसा होगा। सिलेबस आप देख सकते हैं कि सिलेबस के लिए स्टैंडर्ड पेपर्स वुड बी ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो पेपर 1, 2 का ये सिलेबस है। पेपर 1 है, पेपर 2 का। पेपर 3 तो इंग्लिश है। तो पेपर 1, 2 में प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग थ्योरी, लीनियर मॉडल्स एंड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, एस्टिमेशन, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, इकोनोमेट्रिक and time series, optimization, statistical computing, data science, AI, machine learning technique, database and data warehouse management। तो ये कॉमन सिलेबस है पेपर 1, पेपर 2 का। पेपर 2 क्या था, डिस्क्रिप्टिव ऑन स्टैटिस्टिक्स। पेपर 1 क्या है, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स। पेपर 2 है डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स का होगा इन सिलेबस पे। पेपर 3 इंग्लिश का पेपर है जो आपको टाइप करना होगा कीबोर्ड से। उसमें 90 मिनट्स का था ना, 100 मार्क्स का। डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं कि थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना है, सैम्पलिंग में, लीनियर मॉडल्स एंड इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना है, फिर इधर आप स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर स्टोकेस्टिक प्रोसेस में आपको क्या पढ़ना है, मार्कोव चेन है ना, मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आपको क्या पढ़ना है, इकोनोमेट्रिक एंड टाइम सीरीज में क्या पढ़ना है, देन इन्फ्रेंस एंड नॉन स्टेशनरी मॉडल्स में क्या पढ़ना है, ऑप्टिमाइजेशन स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग में क्या पढ़ना है ना। देन आपके पास है डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में क्या पढ़ना है, एंड देन डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है ना। फिर पेपर 3 इंग्लिश में क्या है, द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन द मैनर ऑफ असेस द राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। तो आपका इंग्लिश चेक किया जाएगा कि राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये DSIM का था। एंड आगे क्या था, मैनर ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ग्रेड बी। तो एग्जामिनेशन बता ही दिया इन्होंने, फेज है ना 19 अक्टूबर को है। फेज 1 पेपर 1, पेपर 2 का होगा। फेज 2 मतलब एक मिनट, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 days। फेज 1 का एग्जाम होगा 19 दिसंबर को, फेज 2 का एग्जाम होगा 7 दिसंबर को। नो, एडमिट कार्ड पे आ जाएगा आपका कब है। ठीक है, फिर फेज 1 में पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप। अच्छा, तो मेनली हम लोग DSIM वाले हैं ना, तो DSI ये तो अलग DEPR का चल रहा है, मैं गलत पढ़ रहा था। ठीक है, ये मैं DEPR का पढ़ रहा हूँ। हमें तो DSIM मेनली हमारे बच्चे जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो DSIM के लिए अप्लाई करते हैं ना। तो उसके लिए आपका जो है पेपर 1 होगा 19 अक्टूबर को और पेपर 2 और 3 होगा 7 दिसंबर को। ठीक है, पेपर 1 स्टैटिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन होगा, कंप्राइज MCQ क्वेश्चन। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, एंड तो इसका बैच मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा। इसका बैच मैं जनवरी में स्टार्ट करूंगा। जो बच्चे RBI के लिए 2026 के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो उसके लिए मैं जनवरी 2026 में बैच स्टार्ट करूंगा, जिसमें पूरा सिलेबस मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। ये हम तैयारी कराएंगे आपको। पेपर 1 पेपर 2 का मेनली, इंग्लिश के लिए देखना पड़ेगा, पेपर 3 के लिए मुझे फैकल्टी का ये है। पेपर 2 पेपर है ना 1 2 तो मैं ही पढ़ाऊँगा। पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 के लिए देखेंगे कोई फैकल्टी। ठीक है, तो ये आई अराउंड है। आई थिंक बाकी चीज़ें गाइडलाइंस हैं, ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम शुरू में आ गए हैं। तो ये अराउंड इन्फॉर्मेशन था RBI ग्रेड बी जो ऑफिसर्स हैं, है ना, उसका नोटिफिकेशन। जो अभी 20 पोस्ट है, अभी एग्ज़ाम है ना अक्टूबर और दिसंबर में है। तो जो बच्चे तैयारी, बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत रेपुटेशन है। मतलब एक RBI में है ना आपका जॉब होगा, इतनी अच्छी सैलरी होगी। एंड सैलरी तो अपार्ट है, मेन वर्क मतलब कहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप क्या मैनेज कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, अब फैमिली के लिए जो आपका प्राइड मतलब है ना, कि फैमिली को गर्व रहता है कि हमारा बच्चा RBI में काम कर रहा है। अगर आप ऑफिसर है RBI में तो ना इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द फैमिली एंड क्या बोलते हैं जनरेशंस के लिए। तो हो गया, जो बच्चे आप ही हो रहे हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाकी कुछ क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं चैट में। थैंक यू।